नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल होम साइंस BMA पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम आपको किशोरावस्था के दौरान पोषण के बारे में बताएंगे। आइए देखते हैं किशोरावस्था क्या होती है। किशोरावस्था जो एज होती है वो शैशवावस्था तथा बाल्यावस्था को पार करने की बाद की अवस्था होती है। आइए आगे देखते हैं। बाल्यावस्था एवं वयस्कावस्था जो होता है वो युवावस्था होता है कि मध्य के महत्वपूर्ण समय को ही किशोरावस्था कहा जाता है। अतः किशोरावस्था वयस्कता की दहलीज है। यह आमतौर पर 12 से 13 वर्ष से लेकर 20-21 वर्ष तक रहती है। बाल्यावस्था से किशोरावस्था की ओर बढ़ते लड़के व लड़कियों में हार्मोन्स के स्राव के कारण उनमें मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक एवं शारीरिक बदलाव या परिवर्तन होता है। इस तरीके से जो किशोरावस्था की एज होती है वो बाल्यावस्था के बाद की अवस्था होती है। इसमें बहुत सारे परिवर्तन होते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा मात्रा में हार्मोन्स जो होता है रिलीज होता है, तो इसमें बहुत ही ज़्यादा परिवर्तन होते हैं। उसके बाद देखते हैं किशोरावस्था के दौरान परिवर्तन। सबसे पहले देखते हैं शारीरिक वृद्धि एवं परिवर्तन। सबसे पहले तो किशोरावस्था में शारीरिक परिवर्तन होता है और किशोरावस्था तक बालक या बालिका पहुँचते पहुँचते अपनी शारीरिक लंबाई जो है पूरी कंप्लीट कर लेता है। उसके बाद उसकी लंबाई का विकास नहीं होता है। किशोरावस्था वास्तव में परिवर्तन की अवस्था है। इस अवस्था में शारीरिक विकास की गति अत्यंत तीव्र हो जाती है। शारीरिक विकास के साथ ही किशोरों की लंबाई बढ़ने लगती है। किशोर 18 से 21 वर्ष की आयु तक पूर्ण लंबाई प्राप्त कर लेता है। लंबाई तथा भार में वृद्धि के साथ साथ किशोर व किशोरियों में कुछ शारीरिक परिवर्तन भी दिखाई देने लगते हैं, जैसे किशोरियों में मासिक धर्म। उसके बाद किशोर में दाढ़ी व मूंछों का आना, आवाज़ में भारीपन, मांसपेशियों में शक्ति व दृढ़ता, अस्थियों का विकास होना आदि। उसके बाद देखते हैं संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास होता है सोचने समझने की क्षमता जो विकसित होती है उसे संज्ञानात्मक विकास कहा जाता है। जैसे किशोरावस्था में सोचने समझने तथा तर्क वितर्क करने की क्षमता का विकास हो जाता है। यह अवस्था अधिकतम विकास की अवस्था होती है। इस अवस्था में किशोर तर्क वितर्क करने लगते हैं तथा समय व परिस्थितियों के अनुसार सही व गलत का निर्णय भी करने लगते हैं। वे अपनी पढ़ाई तथा करियर के प्रति सजग व गंभीर हो जाते हैं। उसके बाद देखते हैं सामाजिक परिवर्तन। किशोरावस्था में किशोर बालक नहीं रह जाता, जिसके कारण समाज में उसके उठने बैठने एवं विविध क्रियाकलापों में परिवर्तन आ जाता है। जब बालक बालिकाएं शारीरिक व मानसिक रूप से इतने परिपक्व हो जाते हैं कि वह अपना कार्य स्वयं कर सकते हैं एवं दूसरे के कार्य में भी सहयोग देते हैं, तो उनका बहुत तेज़ी से सामाजिक विकास होता है। उसके बाद देखते हैं संवेगात्मक परिवर्तन या संवेगात्मक विकास। किशोर व किशोरी में अत्यधिक भावनात्मक पाए जाने के कारण उसमें संवेगात्मक अस्थिरता पाई जाती है। इस अवस्था में किशोर तर्कशीलता, अमूर्त विचारों, निर्णय विधियाँ आदि के बारे में सोचने में संलग्न रहते हैं। तीव्र शारीरिक परिवर्तन, पढ़ाई एवं कैरियर की चिंता एवं समाज के परिवर्तित वातावरण के साथ सामंजस्य बैठा पाना उनके लिए कठिन एवं तनावपूर्ण स्थित होता है। इसीलिए इस अवस्था को तनावपूर्ण अवस्था या तूफान की अवस्था भी कहा जाता है। उसके बाद देखते हैं पोषण संबंधी समस्याएं। इस अवस्था में पोषण संबंधी कौन सी समस्याएं आती हैं? सबसे पहले जो है भोजन संबंधी आदतों में परिवर्तन। जैसे इस अवस्था में भोजन संबंधी आदत की वजह से ही पोषण में समस्याएं आती हैं। जैसे किशोरावस्था में कदम रखने के बाद शहरी किशोर व किशोरियों के भोजन संबंधी आदतों में तीव्र परिवर्तन आ जाते हैं। वे घर में परिवार के सदस्यों के साथ भोजन करने के स्थान पर व रेस्टोरेंट आदि में मित्रों के साथ भोजन करना अधिक पसंद करते हैं। वे सादा खाना खाने के बजाय पिज्ज़ा, बर्गर, मैगी, चाउमीन, इडली आदि वे ज़्यादा पसंद करते हैं, जो कि स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। उसमें कोई भी पोषक तत्व नहीं होता है, इसीलिए इस अवस्था में पोषक तत्वों की कमी भी हो जाती है। उसके बाद देखते हैं मोटापा। किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तनों के दौरान मोटापे की संभावनाएं दिनों दिन बढ़ती जा रही। इस अवस्था में शारीरिक लंबाई के साथ साथ भार में भी तीव्र वृद्धि होती है। भार में यह वृद्धि मांसपेशियों व चर्बी के जमाव के कारण हो सकता है, लेकिन लंबाई में वृद्धि के साथ साथ शारीरिक वसा का यह जमाव संतुलित होता जाता है। उसके बाद देखते हैं कमजोरी एवं दुबलापन।
इस अवस्था में सामान्यतः किशोरियां अपने स्वास्थ्य व शारीरिक रचना को लेकर अधिक आशंकित रहती हैं। वे यह मानने लगती हैं कि अधिक खाने से वे मोटी हो जाएंगी और कम खाने से दुबली पतली एवं सुंदर रहेंगी। इस मिथ्या के कारण के चलते वे जानबूझकर अपना भोजन सामान्य से भी कम कर देती हैं तथा जबरदस्ती स्वयं को भूखा रखने के कारण उनके उचित मात्रा में पोषक तत्व नहीं मिल पाता है, जिससे उनके शरीर में कमजोरी एवं दुबलापन आ जाता है। उसके बाद अगला देखते हैं रक्ताल्पता। किशोरावस्था में खून की कमी रक्ताल्पता की समस्या बाल्यावस्था की अपेक्षा अधिक होती है, क्योंकि इस आयु में तीव्र शारीरिक वृद्धि एवं बढ़ती हुई खून की मात्रा के साथ साथ रक्त में हीमोग्लोबिन की कुछ मात्रा नहीं बढ़ पाती तथा इसके स्तर में गिरावट आ जाती है। एनीमिया से ग्रस्त किशोर व किशोरी की त्वचा की गुलाबीपन समाप्त हो जाती है एवं चेहरा एवं नाखून सफ़ेद एवं बेजान से होने लगते हैं। उसके बाद अगला है कील एवं मुहासे। किशोरावस्था में चेहरे व कील, मुहासों तथा कई बार छाती व कमर की त्वचा पर दानों की समस्या भी देखी जाती है। इस कारण इस अवस्था में तेलीय ग्रंथिवात सक्रिय होना एवं संक्रमण होना। ऐसा माना जाता है कि भोजन में उच्च शर्करा एवं तेलीय भोज्य पदार्थ जैसे चॉकलेट, सॉफ्ट ड्रिंक, चिप्स व वेफर्स, केक, पेस्ट्री आदि के उपभोग पर रोक लगाने से कील मुहासों में छुटकारा पाया जा सकता है। उसके बाद अब देखते हैं किशोरावस्था में पोषक तत्वों की आवश्यकता। अब देखते हैं किशोरावस्था में कौन से पोषक तत्व कितनी मात्रा में आवश्यक होते हैं। पोषण की दृष्टि से किशोरावस्था संवेदनशील समय होता है, जब तीव्र शारीरिक विकास के कारण पौष्टिक आहार की मांग में वृद्धि होती है। इस अवस्था में किशोर किशोरियों को अपने शरीर के वजन को संतुलन रखने के लिए सजगता उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण उनका भोजन असंतुलित तथा अपूर्ण हो जाता है। विशेषकर किशोरियां दुबली पतली एवं छरहरी दिखने के लिए, मतलब इसका मतलब होता है पतली दिखने के लिए, भोजन के प्रति विशेष रूप से सजग हो जाती हैं। वैसे तो इस अवस्था में भूख बढ़ जाती है, परंतु कॉलेज, स्कूल जाने की परेशानी, पढ़ाई के प्रति ध्यानाकर्षण, आर्थिक परतंत्रता, व्यक्तित्व विकास, रोजगार की चिंता आदि के कारणों से उनकी भूख में कमी आ जाती है। उसके बाद पोषक तत्व की आवश्यकता देखते हैं। सबसे पहले कैलोरी जो होता है, जिसमें हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है, जैसे वसा तथा कार्बोज। किशोरावस्था में किशोर किशोरी की शारीरिक लंबाई, भार, क्रियाशीलता एवं आधारीय उपापचय दर में वृद्धि हो जाती है। इसी कारण उनमें कैलोरी की मांग में भी बढ़ोतरी हो जाती है। किशोरियों की अपेक्षा किशोर को ऊर्जा की मांग अधिक होती है, क्योंकि वह घर की अपेक्षा बाहर की ज़्यादा मेहनत करते हैं, ज़्यादा कार्य करते हैं, इसलिए उनको ज़्यादा मात्रा में पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। उसके बाद हम देखते हैं प्रोटीन। मानव शरीर की प्रत्येक कोशिका की संरचना का आधार ही प्रोटीन है। इस अवस्था में शारीरिक विकास अत्यंत ही तीव्रता से होने के कारण मांसपेशियों के निर्माण, कोशिकाओं की टूट फूट मरम्मत, नए कोषों एवं तंतुओं के निर्माण, हार्मोन्स का निर्माण आदि सभी के लिए प्रोटीन युक्त भोज्य पदार्थ देना अति आवश्यक होता है। उसके बाद देखते हैं लव लवण। किशोरियों में मासिक धर्म की शुरुआत 13-14 वर्ष की आयु से शुरू हो जाती है। मासिक धर्म के दौरान अधिक रक्त निकलने के कारण उनमें रक्ताल्पता रोग होने की आशंका होती है, परंतु ऐसा नहीं है कि केवल किशोरियों को ही लव लवण की अधिक आवश्यकता होती है, बल्कि किशोरियों की तुलना में किशोरों को अधिक लव लवण की आवश्यकता होती है, क्योंकि किशोरों की लंबाई, भार एवं चौड़ाई किशोरियों की तुलना में अधिक होती है। उसके बाद देखते हैं फैट या वसा। वसा का मुख्य कार्य होता है शरीर को ऊर्जा देना, लेकिन किशोरावस्था में वसा घी तेल की कुल मात्रा 40 ग्राम प्रतिदिन प्रस्तावित की गई है। यह मात्रा दिन भर में किशोरों द्वारा ग्रहण किए जाने वाले कुल भोजन के लिए निर्धारित होती है। अधिक वसा के सेवन से मोटापा बढ़ने का भय रहता है, जिसके कारण हृदय रोग, उच्च रक्ताल्पता, मधुमेह आदि होने की संभावना बढ़ जाती है। उसके बाद देखते हैं कैल्शियम। हड्डियों एवं दांतों के समुचित निर्माण एवं विकास के लिए कैल्शियम आवश्यक है। यदि इस अवस्था में कैल्शियम की उचित मात्रा नहीं दी जाती है तो उनकी अस्थियों का विकास ठीक प्रकार से नहीं हो पाता तथा वह नाटे रह जाते हैं। उसके बाद देखते हैं विटामिन ए। विटामिन ए आँखों के लिए उत्तम है तथा विटामिन ए प्राप्ति के साधन मुख्य रूप से होते हैं हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध, अंडा, मक्खन आदि, जिन्हें प्रतिदिन आहार में सम्मिलित करना चाहिए। उसके बाद है थायमिन, जो कि विटामिन B1 होता है। इसकी कमी से बेरी नामक रोग होता है। इससे बचने के लिए थायमिन सम्मिलित आहार देना चाहिए, जैसे साबुत अनाजों में थायमिन पाया जाता है। इसकी प्राप्ति का एक उत्कृष्ट सोर्स जो होता है शुष्क खमीर होता है।
उसके बाद अगला है राइबोफ्लेविन, जिसको विटामिन B2 कहा जाता है। राइबोफ्लोविनोसिस नामक रोग से बचने एवं शारीरिक वृद्धि व विकास के लिए आहार में राइबोफ्लेविन का होना अत्यंत आवश्यक है। इसकी पूर्ति साबुत अनाजों, तिल, गाजर की पत्तियों, साबुत मूंग, सोयाबीन आदि से किया जा सकता है। उसके बाद अगला है नाइसिन, नियासिन या निकोटिनिक एसिड, इसको विटामिन B3 बोला जाता है। आहार में नियासिन शामिल होने से पेलाग्रा नामक रोग के बचाव होता है। इसके अभाव में त्वचा खुरदुरी व रूखी हो जाती है। पेलाग्रा रोग के बढ़ने पर पाचन संबंधी विकार व मानसिक विकार उत्पन्न हो जाता है। उसके बाद अगला है फोलिक अम्ल, जिसको विटामिन B9 कहा जाता है। आहार में फोलिक अम्ल को शामिल करने से मैक्रोसाइटिक या मेगालोब्लास्टिक रक्ताल्पता रोगों से बचाव किया जा सकता है। इसकी पूर्ति अंडा, यकृत, तिल, भिंडी, मूंगफली, बाजरा आदि का सेवन करने से बचाया जा सकता है। उसके बाद देखते हैं विटामिन B12, इसको साइनोकोबालामिन कहा जाता है। शरीर में विटामिन B12 की कमी से पार्नीसियस रक्ताल्पता हो जाता है। इस तरह से रक्ताल्पता में रक्त में लाल रक्त कणिकाएं जो RBC होती हैं वो मात्रा बहुत ही कम हो जाती है, अर्थात 4.5 तथा 5.5 से घटकर 1.5 तथा 2.5 मिलियन रह जाती है। हीमोग्लोबिन का स्तर घटकर 8 से 9 पॉइंट तक ही रह जाता है। इसलिए उपयुक्त रोग से बचाव के लिए आहार में विटामिन B12 का होना अत्यंत ही आवश्यक है। इसके प्राप्ति के साधन क्या होते हैं, जैसे दूध, दही, मांस, मछली, अंडा आदि पर्याप्त मात्रा में होता है। उसके बाद देखते हैं विटामिन C। शरीर में विटामिन C मसूड़ों के स्वास्थ्य के लिए तथा घाव को भरने के लिए एवं सबसे जरूरी जो होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। इसकी पूर्ति जो होती है वो आंवला, अमरूद, संतरा, नींबू ये विभिन्न प्रकार के खट्टे फलों के सेवन से जो है की जा सकती है। उसके बाद देखते हैं किशोरावस्था में आहार नियोजन। किशोरावस्था की अवस्था में कैसे उनके लिए आहार का नियोजन या योजना हम कैसे बना सकते हैं। किशोरावस्था में तीव्र वृद्धि एवं विकास की अवस्था है, अतः किसी भी किशोर को आहार नियोजन अत्यंत सावधानी से करना चाहिए, क्योंकि इस अवस्था में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन एवं खनिज लवण युक्त संतुलित आहार ही लेना चाहिए। भारतीय भोजन में रोटी, चावल, दाल एवं सब्जियां होती हैं। यह एक संतुलित आहार है। फल भी पर्याप्त पोषण देते हैं। दूध अपने आप में ही संतुलित आहार है। लौह तत्व रुधिर का निर्माण करता है तथा लौह प्रचुर मात्रा में जैसे कि हरी पत्तेदार सब्जियां, गुड़, मांस, संतरा, आंवला आदि किशोरों के लिए अच्छे खाद्य पदार्थ होते हैं। किशोर को दोपहर एवं रात के भोजन में ऊर्जा प्रदान करने वाले खाद्य पदार्थ देने चाहिए तथा इसमें कुछ मांस, नट एवं दालें भी शामिल करना चाहिए। उसके बाद देखते हैं किशोरावस्था में आहार नियोजन में ध्यान देने योग्य बातें। कुछ बातें हैं जिसको हमें ध्यान रख के ही किशोरों का आहार नियोजन करना चाहिए। जैसे किशोरावस्था के दौरान आहार नियोजन किशोर व किशोरियों की शारीरिक वृद्धि व विकास को देखते हुए उनकी पोषणिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला ही होना चाहिए। उसके बाद आहार नियोजन उनके स्कूल, कॉलेज तथा अन्य क्रियाकलापों के अनुरूप होना चाहिए। आहार में ऐसे व्यंजन शामिल होने चाहिए जो शीघ्र बनाए व खाए जा सकें, साथ ही पौष्टिक भी हो तथा उनके व्यस्त क्रियाकलापों में बाधा उत्पन्न न करने वाले हों, क्योंकि बाधा उत्पन्न करने वाले होंगे तो वो खाना खाने के लिए समय ही नहीं दे पाएंगे। उसके बाद किशोरावस्था में किशोरों के संवेग अत्यंत तीव्र व परिवर्तनशील होते हैं, जिसका प्रभाव उनकी भोजन संबंधी आदतों पर भी पड़ता है। अतः उनकी मानसिक स्थिति के अनुरूप ही आहार में लचीलापन होना चाहिए। उसके बाद आहार में उनकी पसंद के तुरंत तैयार भोज्य पदार्थों को शामिल किया जाना चाहिए, ताकि उन्हें घर से बाहर खाने की इच्छा ही ना उत्पन्न हो। नहीं तो उनके पसंद का खाना नहीं होता है तो वो भोजन बाहर जा कर के खाना खा लेते हैं, और बाहर वाला खाना जो होता है वही जो है जंक फूड होता है, जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। इस तरीके से फ्रेंड्स इस वीडियो में हमने किशोरावस्था से संबंधित बातों को कवर किया है। इसके पहले के वीडियो में हमने शैशवावस्था तथा बाल्यावस्था का पूरा टॉपिक कवर किया है। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।